प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस BA पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में 3 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है। एक नाटक है रक्त ध्वज, डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर जी का। इस नाटक का PDF बना करके मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है। आप एक बार इसका अध्ययन कर लें और अगली जो ऑनलाइन कक्षाएं होगी उसमें हम इसके ऊपर समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे। दूसरी पाठ्यपुस्तक है निबंध संग्रह, जिसके 1-2 निबंधों का हम अध्ययन कर चुके हैं। तीसरी पाठ्यपुस्तक है एकांकी संग्रह, जिसकी आरंभिक 3 एकांकियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। पहली एकांकी नया पुराना, उपेंद्र नाथ अस्क जी के द्वारा रचित एकांकी का हम अध्ययन कर चुके हैं। दूसरी एकांकी दीपदान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की एकांकी का हम अध्ययन कर चुके हैं। तीसरी एकांकी बीमार का इलाज, उदय शंकर भट्ट जी की एकांकी हैं, इसका हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम चौथी एकांकी भोर का तारा, जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचित है, इस एकांकी का हम अध्ययन करेंगे। आपकी एकांकी संग्रह की पाठ्यपुस्तक की ये चौथी एकांकी हैं। तो हम सर्वप्रथम लेखक माथुर जी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। श्री जगदीश चंद्र माथुर जी का नाम हिंदी नाट्य कला और एकांकी नाट्य कला को परिपक्वता प्रदान करने में अविस्मरणीय है, यानी याद रखने योग्य, कभी भुलाया नहीं जा सकता इनके योगदान को। वास्तविकता तो यह है कि उन्होंने ICS अधिकारी होते हुए भी नाटक और एकांकी लेखन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कभी कम नहीं होने दिया है। यही कारण है कि हिंदी नाटक और एकांकी साहित्य में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने कोणार्क, कुंवर सिंह, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन, इन 5 नाटकों की रचना की है। ये पाँचों ही नाटक हिंदी साहित्य में बहुत ही चर्चित रहे हैं। इनमें कोणार्क की ख्याति स्थायी है, यानी बहुत प्रसिद्ध नाटक रहा है कोणार्क। उनके रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा तथा ओ मेरे सपने प्रसिद्ध एकांकी संग्रह हैं। भोर का तारा तथा ओ मेरे सपने में कुल 10 एकांकी संकलित हैं, संग्रहित हैं, जिन्होंने श्री माथुर जी को हिंदी एकांकी में अभूतपूर्व ख्याति प्रदान की है। यानी कहने का तात्पर्य इन्हीं एकांकियों के माध्यम से प्रसिद्ध हुए हैं। पहला एकांकी मेरी बांसुरी सन 1936 ईस्वी में म्योर हॉस्टल इलाहाबाद में अभिनीत हुआ था और तत्पश्चात सरस्वती पत्रिका ने उसका प्रकाशन किया। इन्होंने अपने एकांकियों की कथावस्तु का चयन इतिहास तथा जनजीवन की नवीनतम समस्याओं के बीच से किया है, यानी आम जनजीवन से समस्याएं उठाई है और इतिहास के रोचक प्रसंगों को इन्होंने उठाया है। सामाजिक यथार्थ आपका अपना क्षेत्र है, यानी सामाजिक यथार्थ पर ये लेखनी चलाते हैं, ये इनका क्षेत्र रहा है। पात्रों की व्यक्तित्व भी स्वतंत्र और उनकी चारित्रिक विशेषताएं भी स्पष्ट हैं। भाव प्रवणता तथा कथित सभ्य कहलाने वाले लोगों पर व्यंग्य करना, अभिनयशीलता और यथार्थवाद आपकी एकांकियों की कतिपय उल्लेखनीय विशेषताएं कही जा सकती हैं। यानी व्यंग्य करना इनकी लेखनी का चमत्कार है, अभिनयशीलता यानी रंगमंच पर इनकी एकांकियाँ प्रदर्शित होती है, और यथार्थवाद पर इन्होंने लेखनी चलाई है, कपोल कल्पित रचनाएं नहीं लिखी है। आपकी जो पाठ्यपुस्तक है एकांकी संग्रह, उसमें इनकी एक एकांकी संकलित है भोर का तारा। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर साहब का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि एकांकी हैं। इसमें कला और देश प्रेम का संघर्ष यथार्थ के धरातल पर प्रस्तुत किया गया है। कला की साधना द्वारा मानवता और राष्ट्रीयता का विकास इसका उद्देश्य है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी 5वीं शताब्दी में भारत पर हुणों के आक्रमण की वजह से संकटग्रस्त हो गई हैं। वहाँ का कवि शेखर
जीवन में सौंदर्य का उपासक है और उसका मित्र माधव गुप्त देश की रक्षा के लिए कर्तव्य पालन को प्रमुख स्थान प्रदान करता है। इन्हीं दोनों भावों का द्वंद्व यानी संघर्ष इस एकांकी का प्राण है। यदि शेखर अपनी प्रेयसी छाया के सौंदर्य पर अत्यधिक मुग्ध है, मोहित है, आकृष्ट है, तो माधव हूणों के आक्रमण के कारण पंचनद की दुर्दशा से त्रस्त है। पंचनद यानी पंजाब की दुर्दशा से त्रस्त हैं। वह छाया और शेखर से याचना करता है। सारा पंचनद आज हूणों के भय से कांप रहा है। एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र ही सारा आर्यावर्त पीड़ितों की हाहाकार से गूंजने लगेगा। शेखर, छाया, मैं तुमसे मांगता हूँ। हे शेखर, छाया, मैं तुमसे मांगता हूँ, नई भीख मांगता हूँ। सम्राट स्कंदगुप्त की साम्राज्य की देश की इस संकट में तुम मदद करो। यहाँ ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि श्री जगदीश चंद्र जी माथुर अंग्रेजी साहित्य में एमए थे तथा जब वे ऑल इंडिया रेडियो में सर्वोच्च पद पर आसीन थे तब उन्होंने संगीत और नाट्य कला को अभूतपूर्व प्रश्रय दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य को पाश्चात्य नाट्य कला और लोक नाट्य के संयोग से अनेक श्रेष्ठ और मूल्यवान नाटक और एकांकी प्रदान किए हैं। इनके एकांकियों का शिल्प बहुत सशक्त और प्रभावशाली हैं और एकांकीकार ने अनेक स्थलों पर संकेतों का सहारा लेकर के अपने तीखे व्यंग्य द्वारा स्थितियों और चरित्रों का सूक्ष्म से अति सूक्ष्म चित्रण भी किया है। ये था इनके जगदीश चंद्र माथुर जी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व और उनकी एकांकियों की खूबियों पर हमने अभी दृष्टिपात किया, अभी बात की। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं इनके द्वारा जो रचित एकांकी हैं उस एकांकी में एक तो उसकी जो मूल संवेदना है एकांकी की, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। गहराई से चिंतन पर कविता का जन्म होता है, ये भी एक मूल संवेदना है। कवि कर्तव्य विसंगति को दूर करना होता है। सामाजिक मंगल की कामना करना भी कवि का दायित्व है। कविता जन हृदय पर अटूट प्रभाव डालती है और ये काम तलवार से भी अधिक कवि की लेखनी करती है। समस्याओं से मुक्ति की कामना कवि की लेखनी करती है। नवचेतना व कर्तव्य निष्ठा की भावना इस एकांकी की मूल संवेदना है। जरूरत पर हम सभी को देश सेवा करनी चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य है। इस एकांकी का उद्देश्य उभर करके निकलता है। कविता का प्रभाव तलवार से अधिक होता है, ये बात भी इसमें चरितार्थ हुई है। युग की मांग के अनुरूप ही एक लेखक को सृजन करना चाहिए, ये एकांकी की मूल संवेदना उभर करके आती है। हम इसके ऊपर बाद में और चर्चा करेंगे। और शेखर जो इस एकांकी का नायक है उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर भी हम बाद में दृष्टिपात करेंगे कि कवियों की सी शेखर की वेशभूषा है। शेखर एक कवि के रूप में सामने आते हैं। प्रकृति व सौंदर्य प्रेमी व कवि हैं, काल्पनिकता प्रेमी हैं, प्यार और कविता प्रथम रूप में वे पसंद करते हैं। कवि कर्म की प्रेरणा प्रेयसी हुआ करती है कि वह जिससे प्रेम करता वही कवि कर्म की प्रेरक बनती हैं। और कवियों का जो जीवन है, लेखकों का जीवन, वो अस्त व्यस्त जीवन रहता है, वैसा ही शेखर का है। देश सेवा हेतु लेखकों को अपने व्यक्तिगत प्रेम का त्याग करना पड़ता है और यही शेखर ने किया है। और अपने कर्म के प्रति निष्ठावान इन्हें रहना पड़ता है, कर्तव्यनिष्ठ रहकर के जीवन जीना पड़ता है और ये शेखर के चरित्र में हमें देखने को मिलता है। कल्पनाशीलता है क्योंकि प्रकृति और सौंदर्य प्रेमी कवि कल्पनाशील होते हैं। और देश हित हेतु इन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन के खास तत्वों का भी त्याग करना पड़ता है, जैसे कि इन्होंने छाया के प्रेम का त्याग किया। तो ये जो बोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचित हैं, इसमें जो मुख्य पात्र हैं इस एकांकी के, उन मुख्य पात्रों में शेखर हैं जो उज्जैनी का कवि हैं। माधव वो गुप्त साम्राज्य में एक राज्य कर्मचारी हैं और वो शेखर का मित्र भी हैं और वो शेखर को सचेत करता है, अपने कर्तव्य के प्रति, देश रक्षा के प्रति त्याग करने के लिए वो प्रेरित करता है। और छाया जो है शेखर की प्रेयसी है और बाद में वे पत्नी बनती हैं। समय जो इसका है सन 455 ईस्वी के आसपास का, यानी गुप्त साम्राज्य के समय का
स्कंदगुप्त के समय का। तो देखिए इस एकांकी का जो पहला दृश्य आरंभ होने जा रहा है, हम इसको आरंभ करने जा रहे हैं। स्थान है गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी में एक साधारण कवि का गृह यानी घर, और उसका यहाँ कवि परिदृश्य दे रहे हैं। कवि शेखर का गृह है। सब वस्तुएं अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि लेखक और कवि के घर में सारी वस्तुएं करीने से सुसज्जित नहीं होती, वो अस्त व्यस्त पड़ी रहती है। और यही ऐसा ही दृश्य यहाँ जगदीश चंद्र माथुर जी शेखर कवि का घर के बारे में बता रहे हैं। बाईं ओर एक तख्त पर मैली फटी हुई चद्दर बिछी हुई है, उस पर एक चौकी भी रखी है और लेखनी इत्यादि भी यानी लेखन सामग्री भी वहीं पड़ी हैं। और इधर उधर भोजपत्र बिखरे हुए पड़े हैं। एक तिपाई भी हैं जिस पर कुछ पात्र रखे हुए हैं। पीछे की ओर एक खिड़की है। बायां दरवाज़ा अंदर जाने के लिए है और दायां दरवाज़ा बाहर आने के लिए है। दीवारों में कई आले यानी ताखें बनी हुई हैं, जिनमें दीपदान या कुछ और वस्तुएं रखी हुई हैं। शेखर कुछ गुनगुनाते हुए टहलता है या कभी कभी तख्त पर बैठकर कुछ लिखता जाता है। जान पड़ता है वे कविता बनाने में संलग्न हैं, तल्लीन मुद्रा में हैं। जो कुछ वे कहता है और उसे लिखता भी जाता है, गुनगुनाता है और उनकी लेखनी चलती है और वो लिपिबद्ध करते जाते हैं। शेखर अंगुलियां आतुर तुरंत पसार, अंगुलियां आतुर होकर के तुरंत फैलाव कर, खींचते नीले पटका छोर, यानी अंगुलियां जो है आतुर होकर के अपने फैलाव को फैलाती हैं। खींचते नीले पटका छोर, यानी जो नीला आकाश है उस नीले आकाश रूपी इस दुपट्टे को, इस छोर को खींच देता है। दोबारा वह कहता है, फिर लिखता है, टंका जिसमें जाने किस ओर, टंका जिसमें जाने किस ओर, स्वर्ण कर्ण, यानी कहने का तात्पर्य सौंदर्य के कण, क्योंकि ये सौंदर्य प्रेमी हैं और सौंदर्य प्रेमी कवि ही काल्पनिकता की उड़ाने करता है। और ऐसा ही शेखर यहाँ इस कविता को गुनगुनाते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पूरा करने के प्रयास में तल्लीन हैं। इतने में बाहर से माधव का प्रवेश होता है, सांसारिकता का भाव लिए हुए, और जानकारी उसके चेहरे से प्रकट होती है। द्वार के पास खड़ा होकर थोड़ी देर तक वह कवि की इन लीलाओं को देखता रहता है। कवि गुनगुनाता है और उनकी लेखनी चलती रहती है। उसके बाद माधव शेखर अभी सुना ही नहीं, जैसे तल्लीन भाव में है, उसी मुद्रा में वह गा रहा है एक पंक्ति लिख करके, स्वर्ण कर्ण प्रिय को रहा निहार, यानी सुनहरा कर्ण, प्रातःकाल की सुनहरी किरणों का कर्ण जो है प्रिय को निहार रहा है, देख रहा है। माधव शेखर चौंक कर, कौन? ओए माधव, उठकर माधव की ओर बढ़ता है। माधव, क्या कर रहे हो शेखर, यहाँ आओ माधव, यहाँ। उसके कंधों को पकड़ करके तख्त पर बिठाता हुआ, यहाँ बैठो। स्वयं खड़ा है। माधव, तुमने भोर का तारा देखा कभी, जो स्वर्णिम किरणों में चमक रहा है, जो प्रेयसी को निहार रहा है, देख रहा है? भोर का प्रातःकाल के तारे को देखा तूने, भोर के तारे को? माधव मुस्कुराते हुए, हाँ क्यों? शेखर बड़ी गंभीरतापूर्वक, कैसा अकेला सा एकटक देखता रहता है, जानते हो क्यों? नहीं जानते? तख्त के दूसरे भाग पर बैठता हुआ, बात यह है कि एक बार रजनी बाला यानी रात्रि रूपी स्त्री अपने प्रियतम प्रभात से मिलने चली, यानी रजनी रूपी स्त्री अपने प्रियतम रूपी प्रातः काल से मिलने के लिए चली। गहरे नीले कपड़े पहनकर, यानी ये नीला आकाश मानो उसका कपड़ा है, जिसमें सोने के तारे टंके थे, यानी ये जो भोर का तारा है उसकी सुनहरी किरणों के तार उसमें जैसे बुने हुए थे। जो ही निकट पहुंची त्यों ही लाज की आंधी आई और बेचारी रजनी को उड़ा ले गई, यानी लज्जा की एक आंधी आई और उसमें रजनी यानी रात्रि का समय समाप्त हो गया है। रुककर फिर क्या हुआ? माधव, कुछ उद्योग के बाद प्रभात अकेला रह गया। शेखर, नहीं, उसने अपनी अंगुलियां पसार कर उसके नीले पट का छोर खींच लिया, यानी नीले दुपट्टे को उसने छीन लिया, नीले वस्त्रों को छीन लिया। जानते हो, ये भोर का तारा है ना, उसी छोर में टंका हुआ सोने का कण है। एक टक प्रियतम प्रभात को निहार रहा है। ... और कुछ कहना चाह रहा हो इस बारे में इन दोनों के
रजनी और प्रभात नायक नायिका के प्रेमी भाव को वो और कुछ प्रकट करना चाह रहा है। अंत में वो कहता है, क्यों माधव, बहुत ऊंची कल्पना है, लिख चुके क्या? ये कविता लिख चुके क्या भोर के तारे पर तुम? शेखर, अभी तो और लिखूंगा, बैठा ही था कि इतने में तुम आ गए, यानी मैं लिखने के बैठा ही था कि और इतने में तुम आ गए। माधव हंसते हुए, और तब तुम्हें ध्यान हुआ कि तुम धरती पर ही बैठे थे, आकाश में नहीं। रुककर मुझे कोस तो नहीं रहे हो शेखर? शेखर भोलेपन से, क्यों? माधव, तुम्हारी परियों और तारों की दुनिया में मैं मनुष्य की दुनिया लेकर के आ गया हूँ। यानी तुम परियों और तारों की जो काल्पनिक और सौंदर्य प्रेमी, प्रकृति प्रेमी की जो कविताएं लिखते हो, उसी काल्पनिक दुनिया में मैं सांसारिक दुनिया लेकर के आ गया हूँ। शेखर सच्चेपन से, कभी कभी तो मुझे तुम में भी कविता दिख पड़ती है। यानी शेखर को माधव में भी कविता दिख पड़ती है। माधव मुझ में जोर से हंसकर, तुम अटखेलियाँ करना चाहते हो, अटखेलियाँ करना जानते हो। गंभीर होते हुए, शेखर कविता तो कोमल हृदयों की चीज़ है, मुझ जैसे कामकाजी राजनीतिज्ञों और सैनिकों के तो छूने भर से मुरझा जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य, मैं तो एक सांसारिक प्राणी हूँ और मेरे जैसे सैनिक और इस राजनीति के द्वारा उस कविता को छूने से, क्योंकि हमारा हृदय कठोर होता है और एक तरह से कविता मुरझा जाएगी, उसकी भावनाएं मर जाएगी। हम लोगों के लिए तो दुनिया की और ही उलझनें बहुत हैं, यानी बहुत सारी समस्याएं हमारे पास सांसारिक, उन समस्याओं को सुलझाने में ही हम लीन रहते हैं। तुम्हारी कविताओं का रसास्वादन हम उतनी तल्लीनता से नहीं कर पाते जितनी तल्लीनता से तुम उनका लेखन करते हो। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी आपकी इसी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या 63 से आगे हम अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से आग्रह है कि आप कॉलेज के इस YouTube चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो को ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि कॉलेज के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। साथ ही आप इन वीडियोज़ को लाइक भी करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।